अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। मार्केट्स की डायनेमिक्स को देखेंगे और जितनी भी आपकी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनके डायनेमिक्स को भी देखेंगे। जो हमारे पास हल्का फुल्का अभी के लिए शिफ्ट स्टार्ट हो चुका है, इस तकरीबन सारी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे यही कहा था कि काफ़ी सारे दोस्त हैं वो मुझसे ये पूछते हैं कि बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट आप हमारी इस चीज़ में रहनुमाई फरमाएं कि अगर हम 5 साल या इससे ज़्यादा अरसे के लिए किसी एसेट क्लास में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी के लिए वो कौन सी ऐसी जगह है, उसके बारे में आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। इसका दोस्तों आप ऐसा समझें कि काफ़ी सारी क्वेरी मेरे पास आई है। जो भी मेरा सोशल मीडिया का सर्कल है, आप उसमें डिस्कॉर्ड का ग्रुप ले सकते हैं, टेलीग्राम, और बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं फेसबुक पे इस टाइप के। तो मैंने सोचा इस बात में हम लोग तफसील से मैं आपको अभी के लिए जो भी हमारे पास ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की डायनेमिक्स हैं, जो चेंजेस ड्यू हैं मार्केट में, उसके बारे में मैं आपको पूरा इन्फॉर्म कर देता हूँ। दोस्तों, अगर इस टॉपिक पर हम बढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स हमें स्टार्ट डॉलर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी के लिए करंटली जो एक निज़ाम हम सब पर नाफिज है पूरी दुनिया में, वो आपका डॉलर बेस्ड ही है। अगर आप सेंट्रल बैंक्स को देखते हैं, फेड को देखते हैं, या इवन अपने ममालिक को भी देखते हैं, जब हम अपनी पर्सनल डिनोमिनेशन करेंसीज जो होती हैं उनका रेट भी निकालते हैं तो सबसे जो एक किसी एक इंस्ट्रूमेंट से अगर आप अपना रेट निकालते हैं तो वो अभी के लिए डॉलर ही है। ठीक है, तो डॉलर को हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में अब ये भी बहुत कहा जा रहा है कि तकरीबन जो भी आपका लाइफ स्पैन होता है, किसी भी इकॉनमी अगर सेटल डाउन हो जाती है तो उसका निज़ाम तकरीबन आपकी 100 से 125 साल तक तो चलता ही है। अगर हम इस निज़ाम को देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारे पास सेंट्रल बैंक्स के निज़ाम चल रहा है, अभी के लिए ऐसे लग रहा है कि हमारे पास शिफ्ट का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट करीब आ चुका है। अगर आप वैसे भी देखते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी, उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि यार 2025 तक तकरीबन जितने भी ममालिक होंगे वो अपनी एक CBDCs जो हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन्स, सबके पास होंगे। ठीक है, अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो आप ऐसा समझें कि दुनिया में अभी भी 100 ऐसे ममालिक हैं जिनके सेंट्रल बैंक्स में आपकी CBDCs बन चुकी हैं। ठीक है, अब ये निज़ाम दोस्तों कैसे चलेगा, आगे इसमें शिफ्ट कैसे आएगा? तो शिफ्ट के लिए दोस्तों एक माहौल होता है। ठीक है, माहौल को अगर हम देखते हैं और अगर हिस्ट्री चेक करते हैं तकरीबन, तो आप ऐसा समझें उसमें कि बिल्कुल टाइम हमारे पास रेडी है, ठीक है, शिफ्ट के लिए। और अगर आप US का डेप्ट क्लॉक अगर आप जाकर देखें, US.debtclock.org इस टाइप की एक वेबसाइट है, उनमें उनका जो भी रियल डेप्ट है डॉलर से रिलेटेड या फेड से रिलेटेड, वो सारी मालूमात आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। तकरीबन $130 ट्रिलियन तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो निज़ाम अभी आप ऐसा समझें कि जो अभी दुनिया में जो नाफिज है करंट निज़ाम, या डॉलर की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन फेलियर की तरफ जा ही रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में अभी के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी जगह है, सेफ एसेट्स क्या हैं, वो हम आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अभी आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि तकरीबन 2000 से अगर हम लें, इसमें साल की मैं बात कर रहा हूँ, सन 2000 से हमारे पास ग्रीन एनर्जी की बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। ठीक है, गाड़ियाँ भी ग्रीन एनर्जी पर चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपकी, और इस तरह की, इट मीन्स के ऑयल का अल्टरनेटिव। तो उस चक्कर में दोस्तों अभी के लिए हुआ क्या है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि वो ग्रीन एनर्जी में फिर हमारे पास टेस्ला आ गई है, लूसिड आ गई है, और इस टाइप की तकरीबन बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं, और उनका अभी के लिए आप इम्पेक्ट भी देख सकते हैं। पर इस चीज़ से दोस्तों हमारी मार्केट पर जो है, या इस निज़ाम को जो एक पेट्रो डॉलर का चला हुआ है, आप ऐसा समझेंगे बालफोर डिक्लेरेशन जब हुई थी उसके बाद हमारे पास जो पेट्रो डॉलर हुआ था कि ऑयल की मद में, इट मीन्स में कि हमारे पास डॉलर लॉक हुआ था। ऑयल को अगर हम देखते हैं तो उसे भी हम लोग मार्केट में ब्लैक गोल्ड ही कहते हैं। ठीक है, तो उसके चक्कर में दोस्तों आप ऐसा समझें कि जो सऊदी अरेबिया हमारे पास सबसे बड़ा सप्लायर है पूरी दुनिया में, उसका टिल्ट जो है वो अभी आप ऐसा समझें कि ब्रिक्स ममालिक की तरफ जा रहा है। ब्रिक्स में हमारे पास चाइना आ जाता है, रशिया आ जाता है, इंडिया आ जाता है, और बहुत सारे ममालिक उसमें अभी के लिए जुड़ना चाहते हैं उससे। डॉलर से आप ऐसा समझेंगे जान छुड़ा रहे हैं। करंटली हमारे पास जो पैक था पेट्रो डॉलर का, वो आप ऐसा समझें कि अभी उसमें से ब्रीच हो चुका है, और सऊदीया ने अपना ऑयल, पहले वो लॉक था कि सिर्फ इट मीन्स के डॉलर में ही सेल कर सकता है वो, लेकिन अभी के लिए उसने जो मुआहदे किए हैं आपके चाइना के साथ हो गए, इंडिया के साथ हो गए, इवन रशिया के साथ भी,
कि वो उनकी इट मीन्स कि जो भी करेंसी होगी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और अपना ऑयल बेचेंगे। दोस्तों यहाँ पर बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अगर आप डॉलर के लिए कोई सबसे बड़ा थ्रेट देखते हैं तो मेरे हिसाब से अभी के लिए ये डॉलर का सबसे बड़ा थ्रेट है। कि आप ऐसा समझें कि अगर ये एक पूरा निज़ाम हमारे पास अगेंस्ट आ जाता है ब्रिक्स ममालिक का, इवन के अभी के लिए सऊदीया ने एप्लीकेशन भी दे दी है, तकरीबन अगस्त या सितंबर में उसका भी रिज़ल्ट आएगा। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना आपके डॉलर पर, तो आप ऐसा समझें कि वो आपकी इकोनॉमीज़ में शिफ्ट लाने के लिए ये अकेली एक ही चीज़ आपकी काफ़ी है। और जिस हिसाब से अभी CBDCs की बात हो रही है, तकरीबन हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि अभी भी मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक हैं, उनके सेंट्रल बैंक के डिजिटल कॉइन्स बन चुके हैं। अगर हम चाइना की इट मीन्स के बेल्ट एंड रोड की बात करें, जो एक काफ़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको चाइना, रशिया और पता नहीं तकरीबन यूरो एशिया में बिल्कुल मिक्स कर देता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप उसकी डीलिंग्स देखते हैं तो वो भी आपको, आप ऐसा समझें कि डिजिटल एसेट्स के थ्रू ही मिलती है, सेंट्रल बैंक के थ्रू। तो दोस्तों ये बड़ा मेजर थ्रेट है हमारी इकोनॉमीज़ के लिए। अब बहुत सारे दोस्त हैं या बहुत सारे तज्ज़िया निगार हैं जो मार्केट को जानते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, वो ये भी कहते हैं यार कि क्रिप्टो करेंसी में लेट सपोज़ अगर डिजिटल एसेट्स की अडॉप्शन होगी तो उसमें एक चीज़ का इट मीन्स के BTC जो है उसको आप गोल्ड स्टैंडर्ड कह सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बात काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक भी है कि बिटकॉइन जो है वो आपकी वर्चुअल एसेट्स का गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो फिर आप गोल्ड और सिल्वर को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे एसेट्स हैं। अभी आप अगर रिसेंटली देखते हैं तो पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा ममालिक में किसी ने अगर गोल्ड के रिज़र्व इकट्ठे किए हैं तो उसमें आपका इंडिया आ जाता है। चाइना ने बहुत ज़्यादा बाइंग की है इट मीन्स के गोल्ड की। और अगर इस पूरे निज़ाम को लपेटने की हम बात करते हैं तो रिसेंटली दोस्तों हमारे पास 2017 में एक कहानी हुई थी। डॉइचे बैंक, बुंडसबैंक उसको कहते हैं, उसने अपने न्यूयॉर्क का जो आप ऐसा समझेंगे जो बड़े बैंक हैं फेड वाले, उनसे अपने सारे रिजर्व्स वापस मांग लिए थे कि भाई तुम्हारे पास हमारा जितना भी गोल्ड है वो हमें वापस कर दो। वहाँ से एक और अलार्मिंग सिचुएशन हिट हो गई थी कि डॉलर के निज़ाम को बड़ा इट मीन्स के तगड़ा ख़तरा आप ऐसा कह सकते हैं कि वो पड़ गया था। उसके बाद आप ऐसा समझेंगे टर्की ने भी फिर अप्लाई किया, और मेरे ख़्याल में उसके बाद मोरक्को था, और तकरीबन फिर लाइन ही लग चुकी है कि यूके और स्विट्ज़रलैंड और यूएस में जितने भी आपके जहाँ पर आपके एसेट्स सेव होते हैं, वहाँ से उन लोगों ने वापस अपना जो भी उनके पास गोल्ड या ज़ख़ायर थे वो उन्होंने वापस लेना शुरू किए। और सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर यही कहा कि हमने हमारे एसेट्स जो हैं वो इट विल बी हेल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, ठीक है, कि हमारी ज़मीन पर ही ये रहेंगे। और उन्होंने ये सारी चीज़ें अभी के लिए वापस लेना शुरू कर दी हैं। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा थ्रेट है अभी के लिए। अगर हम रीसेंट एक्टिविटी देखते हैं 2022 के बिल्कुल एंड में हुई है, इस चीज़ों को आप इट मीन्स के नोटिस करते हैं कि ग्लोबली चल क्या रहा है मार्केट में। कनाडा वाहिद ऐसा मुल्क था जिसने अपने गोल्ड के सारे रिज़र्व शॉर्ट सेल कर दिए थे, बेच दिए थे आगे पीछे। पर अभी दोस्तों हमारे पास जो एक्टिविटी आई है, आप ऐसा समझेंगे 2022 में अक्टूबर की बात हो रही है, वहाँ पर उन्होंने बहुत हैवीली गोल्ड की बाइंग की है। अगर हम अभी के लिए देखते हैं ब्रिक्स ममालिक में बहुत ज़्यादा गोल्ड है, और अभी के लिए जो बाइंग कर रहे हैं वो आप ऐसा समझें कि इंस्टीट्यूशंस, और ये फिज़िकल गोल्ड की बात हो रही है, ये आपकी वर्चुअल गोल्ड की बात नहीं हो रही, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर में अभी के लिए जो भी आपके मुल्कों के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से भी अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, अगर कोई शिफ्ट आता है मार्केट में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में मैंने आपसे कहा था कि दुनिया का जो जितने भी ममालिक हैं उनके सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनकी अपनी CBDCs होंगी। तो ये चीज़ भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि तकरीबन 2025 और 30 तक जो है हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमीज़ में जो एक स्ट्रक्चर चल रहा है, इसमें काफ़ी हद तक चेंजेस जो हैं वो रिपोर्ट होंगी। अब दोस्तों चेंजेस में और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं जो आप जोड़ते हैं, फिर जब आप बैठते हैं इट मीन्स की रिसर्च करने, तो फिर आप बहुत सी चीज़ें जोड़ते हैं। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि टेस्ला आ गई थी, लूसिड, और उसके बाद फिस्कर नाम की कंपनी थी, इस टाइप की बहुत सारी जब कंपनियां आ गई थी तो सऊदीया ने बैक मारा है आपकी अमेरिका से, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर हम सऊदी की इकॉनमी को देखते हैं या गल्फ़ की, तो उनकी इकॉनमीज़ तो खड़ी ऑयल पर हैं। अगर वो ममालिक जिनके साथ उनके पैक हों वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की बात करेंगे तो इनका तो आप ऐसा समझेंगे इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये अपने अभी रिसेंटली हमारे पास जो एक और रिपोर्ट आई थी कि चाइना के साथ मुआहदा किया था सऊदीया ने, तकरीबन 50 साल का लॉक किया है
कि हम आपको 50 साल तक मार्केट में ऑयल फराहम करेंगे, आप भले हमें डिजिटल करेंसीज़ में दें या आप अपने जो भी हमें उसकी मद में दे सकते हैं, गोल्ड हो, आपका सिल्वर हो या कोई भी इन रिटर्न में सॉलिड एसिड जो चाइना की मुल्क में अभी के लिए चल रहा है, तो हम आपको शॉर्ट इट मीन्स के सेल करते रहेंगे। इसी तरह आपकी रशिया के साथ भी सऊदीया ने मुआहदा किया है। तो अगर सारी चीज़ों को फिर आप कनेक्ट करते हैं ना, तो उसमें फिर ऐसा लगता है कि यार 2025 से 30 के दौरान मार्केट में वाकई एक शिफ्ट आ सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों अगर मार्केट में एक साथ चल रही होती हैं तो फिर आप ऐसा समझें कि बहुत सारे कंसर्न्स भी मार्केट में आ जाते हैं लोगों में कि यार अभी के लिए हम लोग अगर कहीं पर शिफ्ट करें अपने एसेट्स तो वो कौन सा ऐसा एसेट क्लास है। तो दोस्तों एक चीज़ को आप याद रखें, देखें अगर आप सारे ये डॉट कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी फेमिलियर है। ठीक है, वो बार बार आ रही है और वो आ रहा है आपका गोल्ड। अगर आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं अभी कि यार बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स गोल्ड जमा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखें नई करेंसी जो भी आएगी आपकी मार्केट में वो उसका पैक जो होता है ना वो आपकी हमेशा गोल्ड के साथ ही रहता है, क्योंकि रियल जो मार्केट में आपका एसेट है जो दुनिया में शुरू से चला आ रहा है वो आपका सिर्फ गोल्ड और सिल्वर है। ये भी था, इसके अलावा कॉइन्स अभी भी हमारे पास तकरीबन 5000 साल भी आप चले जाएँ तो कॉइन्स जो रिपोर्ट होते थे दोस्तों वो हमेशा आपके गोल्ड और सिल्वर के ही हुआ करते थे। ठीक है, तांबा पीतल इस टाइप के मेटल में, पर जो सबसे हॉट मेटल था वो आपका गोल्ड ही था। तो अभी भी अगर आप डॉलर के निज़ाम को भी देखते हैं तो अभी आप अगर करंटली अगर आप इकोनॉमी को देखेंगे तो आपको दुनिया की सारी करेंसियों के सामने डॉलर आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गए या बड़े बड़े तजिया निगार भी हो गए, वो इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि यार गोल्ड को अगर आप चेक करेंगे उसके साथ डॉलर को उसमें रखते हैं तो जब हमारे पास ये पेट्रो डॉलर और इस टाइप का जो गोल्ड जब आपका पैक हुआ था अपना क्या कहते हैं इसके साथ डॉलर के साथ, तो उस टाइम जो हमारे पास पर ग्राम का रेट आया था पर आउंस का वो था आप ऐसा समझेंगे $30। $30 अगर आप देंगे तो आपको पर आउंस गोल्ड इट मीन्स के उसके रिटर्न बिल में आपको दिया जाता था। तकरीबन आप ऐसा समझें कि अगर आपने 1 आउंस गोल्ड अपने बैंक में जमा कराया तो उसके रिटर्न में आपको $30 के जो लीगल टेंडर हुआ करते थे वो दिए जाते थे। अभी अगर आप उस प्राइसेस को देखें जहां पर आपको पर आउंस $30 में मिलता था, अभी वही पर आउंस आपको तकरीबन 1800-1900 डॉलर में मिल रहा है। तो अगर आप डॉलर को वाकई किसी चीज़ से कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके पैक को देखें कि कहाँ पर वो $30 के आसपास पैक था, अभी वो बढ़कर 1800 आ चुका है। तो रियल जो मनी है आपकी, जो रियल एसेट क्लास है मार्केट में, उसका अंदाज़ा आपको फिर यहाँ से भी लग जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था कि अभी के लिए हमारे पास अगर वाकई कोई सॉलिड चीज़ है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करें, पर्सनल मैं आपको अपनी एनालिसिस बता देता हूँ गोल्ड के बारे में कि आने वाले तकरीबन 5 से 8 साल में मुझे जो लग रहा है कि गोल्ड की प्राइस क्या होगी। अगर डॉलर मार्केट को फिर भी डोमिनेट करेगा तो जो पर्सनली मुझे लग रहा है उस टाइम में गोल्ड की कीमत आप ऐसा समझें कि तकरीबन 7 से 8,000 डॉलर या इवन 10,000 डॉलर तक भी काफ़ी आराम से जा सकती है। अभी मार्केट में दोस्तों अगर शिफ्ट आएगा, वर्चुअल एसेट्स की बात करते हैं जिसमें हमारे पास क्रिप्टो इट मीन्स की आ जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जब आप सुनते हैं और उसके वो जो भी आपकी प्लानिंग्स बनाते हैं मार्केट में उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप खुद भी देख लें। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स की बात की थी, वो भी बिल्कुल नाफिज हो ही चुका है। अभी आपको तकरीबन, मैं जहाँ पर रहता हूँ यूएई में, तकरीबन अगर आप 100 गाड़ियाँ देखें तो आपको तकरीबन 2, 4, 5 तो इलेक्ट्रिक कार्स मिल ही जाती हैं। ठीक है, यही वो वजह थी जिसकी वजह से आपका सऊदी और जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं वो इट मीन्स के यूएस से बैक लगाएं उनका। तो एक तो ये भी आप देख लें। इसके बाद आप एक और चीज़ पर भी ध्यान दें कि जब आपकी ग्लोबल इकोनॉमीज़ में शिफ्ट आता है तो उसके लिए और टाइप के भी माहौल होते हैं। उसमें आपकी देखें 1862 की मैंने आपसे बात की थी कि तब से ही आपका डॉलर शुरू हुआ था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अजीब अजीब से दर्जे आते हैं। ठीक है, अजीब अजीब से मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में, उसमें जंगें भी आ जाती हैं, जैसे वर्ल्ड वार 1 भी हो गई थी। वो इसीलिए ही थी कि आपकी जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बिल्कुल इन प्लेस कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आप देखें बालफोर डिक्लेरेशन हुआ था, फिर हमारे पास जंग अजीम दोम शुरू हो गई थी, वो ख़त्म होने में तकरीबन 1944-45 तक वहाँ तक वो चली थी। उसके बाद हमारे पास फिर पेट्रो डॉलर आ गया था। ठीक है, इट मीन्स कि जो सिस्टम था जो तकरीबन 1860 से रन हुआ था वो आपका इन प्लेस, जो इट मीन्स के ग्लोबली इन प्लेसमेंट अगर हम उसकी देखते हैं तो एग्जैक्टली 1920 और 1960 के आसपास ही आ रहा है वो एरिया। ठीक है, तो अगर ओवरऑल हम डॉलर की लाइफ देखते हैं हमारे पास तो तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 125 साल से अभी के लिए वो ज़्यादा हो चुका है।
और अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आप जोड़कर ये सारी चीज़ें देखते हैं तो फिर अभी चीज़ें समझ में भी आने लग जाती हैं कि हाँ यार कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ग्राउंड पर अगर आप रियलिटीज़ अभी के लिए देखते हैं तो यूरोप में हमारे पास इट मीन्स के अगर जंगों की तरफ भी जाते हैं, ये एक इट मीन्स के थॉट है, थॉट आप मार्केट में रख सकते हैं, ठीक है। तो यूरोप में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया काफ़ी इट मीन्स कि कभी भी हल्की फुल्की एस्केलेशन अगर हो जाए तो चीज़ें बहुत इट मीन्स कि एक्सट्रीम लेवल तक भी जा सकती हैं। तो समझने की बात दोस्तों यही है कि अगर लेट सपोज हमारे पास CBDCs का निज़ाम इम्प्लीमेंट होता है, डिजिटल कॉइन्स मार्केट में आती हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि गवर्नमेंट लेवल में हमारे पास गोल्ड जमा हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ पर आपने ध्यान रखना है। आप खुद भी जाकर गोल्ड की रिज़र्व देख सकते हैं कि कौन से सेंट्रल बैंक में कितने वो लोग बाय कर चुके हैं। सालाना रिपोर्ट आती है उसकी एनुअली, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर 2015 के बाद की रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगता है कि यार जो बड़े ममालिक हैं तो उनके पास गोल्ड के रिज़र्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि नेक्स्ट निज़ाम में भी हम जाते हैं CBDCs में, तो उधर भी जब हमें अगर अपनी कोई करेंसी पैक करनी होगी तो पीछे जो बैक एंड पे, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि पहले भी डॉलर के अगेंस्ट हमने गोल्ड ही रखा था, तो इस बार भी अगर CBDCs की तरफ कोई बात जाती है तो पीछे बैक एंड पर अगर कोई ममालिक के पास जितने इट मीन्स के गोल्ड्स की रिज़र्व होंगे उसी के हिसाब से वो अपनी CBDCs जो हैं उसको वो प्रिंट कर सकते हैं या इट मीन्स के वर्चुअली आगे पीछे कर सकते हैं। और अगर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड और सिल्वर को ही रिज़र्व रखते हैं अपने पास, उसी के साथ CBDCs को अटैच करते हैं, तो इट मीन्स कि जो भी फिर आपकी CBDCs होंगी उनमें आपका जितने ज़्यादा किसी मुल्क के पास रिज़र्व्स होंगे उनकी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन्स है वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिव एंड ऑफ द रिज़ल्ट यही आ जाता है भाई कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक तो ये टेंजिबल एसेट्स है, आप अपने पास भी सेव कर सकते हैं, ठीक है, घर में भी और आगे बैंक डिपॉजिट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इट मीन्स के किसी भी सूरत में आप गोल्ड और सिल्वर को, हमारे यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में भी एक रिवाज है हम लोगों का शुरू से कि गोल्ड की ज्वेलरीज और इस टाइप की इट मीन्स कि इसको प्रीशियस मेटल में अगर हम कंसीडर करें तो ये सबसे अच्छी एक इन्वेस्टमेंट रहती है। इसके अलावा दोस्तों अभी के लिए अगर हम लोग क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में पर्सनली मैं आपको अपना थॉट दे दूंगा कि अगर मुझे कोई क्रिप्टो मार्केट में 2-3 प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं, उसमें आपका BTC हो गया, इथेरियम हो गया, XRP और टॉप 20 में जितने भी आपके कॉइन्स आते हैं, ये भी एक नॉर्मल टाइप की इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अभी हमारे पास ये इमेच्योर मार्केट्स हैं, आपकी जो वर्चुअल एसेट्स हैं इनको मैच्योर होने में टाइम लगेगा। इसको आप उस एस्पेक्ट में रख सकते हैं कि यार अपना ग्रीन एनर्जी पे जिस तरह का काम हो रहा है 2002 से स्टार्ट हुआ था, 2000 तकरीबन 1998 और 2000 से जब ये स्टार्ट हुआ था तो अभी तक इसमें इस पेस में ये चलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी इकोनॉमीज़ में चेंजेस आती हैं तो वो बड़ी सडन आती हैं, और जब आप इन लोगों को सुनते हैं तो जब टारगेट्स आपको अभी के लिए दिख रहे हैं वो तकरीबन 2025 और 30 तक के कहने सुनने में आ रहा है कि यार वाकई हमारे पास अभी के लिए जो निज़ाम चल रहे हैं इनमें काफ़ी हद तक चेंजेस आ जाएगी, तकरीबन वर्चुअल एसेट्स की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह मैं आपको ईज़िली समझा लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों फिर से मैं आपको एक बात बता दूं, जो वाकई में सबसे सॉलिड चीज़ें हैं एसेट क्लास है वो आपका गोल्ड और सिल्वर ही है। और अगर वर्चुअल एसेट्स की बात करते हैं तो वर्चुअल एसेट्स में आपका BTC हो गया, और जो भी आपके टॉप 3-4-5 कॉइन आप उनमें ले लें, इस टाइप की चीज़ों में आप कर सकते हैं। पर फिर एक बार मैं आपको ये कह दूं कि वाकई अगर आपको इतने लंबे टाइम के लिए कोई सॉलिड प्रोजेक्ट में डालना है पैसा तो उसमें गोल्ड और सिल्वर से अच्छी कोई और चीज़ नहीं। शुक्रिया।